हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो साइंस की पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता, वन एवं वन्य जीवन, वनों का संरक्षण, वन जीवन में ह्रास के कारण तथा वन्य जीवन संरक्षण के उपाय। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर यानी कि दावेदार। अब देखिए, स्टेक होल्डर यानी कि दावेदार कौन होते हैं। तो ये किसी परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखने वाला व्यक्ति, समूह या फिर कोई संगठन होता है। ठीक है, स्टेक होल्डर या दावेदार क्या होते हैं कि किसी परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखने वाला व्यक्ति, समूह या संगठन। ठीक, और ये सभी दावेदार एक समान नहीं होते हैं, बल्कि उनकी आवश्यकताएं और भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं। फिर से सुन लीजिए, ये सभी दावेदार एक समान नहीं होते हैं, बल्कि उनकी भूमिकाएं एवं आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। और हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग तो करते हैं, परंतु वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर होता है। तो वन संरक्षण से जो संबंधित दावेदार हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइए देख लेते हैं। इसमें पहला है स्थानीय लोग। ऐसे लोग जो वन संपदा के आसपास, वन संपदा वाले क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, आसपास के नगर या गांव में निवास करते हैं, या फिर जनजाति समुदाय जो वनों में ही रहता है। देखिए, वनों के आसपास के क्षेत्र यानी कि गांव में रहने वाले लोग जीवन यापन के लिए वन संसाधन पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि पत्तियां, शाखाएं, फल, औषधि, जड़ी बूटी तथा हरा चारा इत्यादि। लेकिन ये लोग प्रायः वनों का इस प्रकार से उपयोग करते हैं जिससे पर्यावरण को अधिक हानि नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं ये केवल वनों की पत्तियां, शाखाएं, फलों का और उनसे जो प्राप्त होने वाली औषधि हैं, जड़ी बूटी हैं, या अपने पशुओं के लिए जो हरा चारा है केवल उसका ही उपयोग करते हैं। ये वनों का समूल नष्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये ज़्यादा पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। भारत या राज्य सरकार के वन विभाग का कानून वन भूमि पर स्वामित्व होता है और यह वन संसाधनों को नियंत्रित करता है। वन विभाग वनों तथा अन्य जीवों की संपदाओं में प्रमुख साझेदार होता है, क्योंकि यह सरकार के लिए राजस्व का एक अच्छा स्रोत होता है। राजस्व मतलब इनकम। ठीक है, उनके लाभ के लिए। इनमें अधिकांश राजस्व चीड़ या देवदार, सागौन, यूकेलिप्टस आदि इमारती लकड़ियों से प्राप्त होता है। ठीक, तो जितना भी वन है, वन संरक्षित क्षेत्र है, वो सभी अगर किसी राज्य में है तो वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो इन वनों से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं या कुछ जड़ी बूटियाँ या औषधियाँ प्राप्त होती हैं, तो उसका सीधा लाभ सरकार को प्राप्त होता है, सीधा लाभ सरकार को प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन इनमें से भी प्रमुख पेड़ हैं, प्रमुख वृक्ष हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है सरकार को, जैसे कि चीड़, देवदार, सागौन, यूकेलिप्टस आदि। ठीक है, इन पेड़ों के जो लकड़ियाँ होती है बहुत ही महंगे दामों पर, ऊंचे दामों पर बिकती हैं, जिससे कि राजस्व में बढ़ोतरी होती है। लेकिन इनसे जो है वन संपदाओं को हानि पहुंचती है। अब आप कहेंगे हानि कैसे पहुंचती है? हानि इस तरह से पहुंचती है बेटा कि चीड़ या देवदार है, सागौन या यूकेलिप्टस जैसे पेड़ हैं,
इनको क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा लाभ होता है सरकार को, तो इनके ही रोपण पे इनका पूरा ध्यान रहता है। मतलब वन क्षेत्र में केवल इन्हीं पेड़ों के रोपण पे ही पूरा ध्यान होता है, या ऐसे वृक्षों के ही रोपण पर पूरा ध्यान होता है सरकार का, जिनसे लाभ प्राप्त होता है। तो जब केवल एक ही प्रकार के किसी वन में वृक्ष होंगे, तो अन्य जो वन जातियां हैं, वृक्षों की जो जातियां हैं, उन पे तो संकट आएगा ही, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी। तो वनों का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे वन संपदा को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है उद्योग या इंडस्ट्री। उद्योगों का वन संपदाओं में प्रमुख रूप से स्वार्थ निहित होता है। यह अपने उद्योगों या कारखानों के लिए वनों की केवल कच्चे माल में केवल प्रायः लकड़ी का ही, तो कच्चे माल को ही स्रोत समझते हैं। प्रमुख उद्योगों में से कुछ जो पूर्णतया वन उपज पर आधारित है, जैसे कि टिम्बर उद्योग, कागज निर्माण उद्योग, लाक्ष उद्योग और खेल उपकरण उद्योग आदि। ठीक है, तो ये अब उद्योग है, इंडस्ट्री है, तो ये अत्यधिक लाभ कमाना है इनको। इनकी हमेशा इच्छा रहती है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल प्राप्त करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। तो ये क्या करेंगे, जिस वन क्षेत्र में ये इस तरह के वृक्ष पाए जाएंगे, उसका वो अंधाधुंध कटाई करते हैं वहाँ पे। तो जब अंधाधुंध कटाई करेंगे और एक वृक्ष के बदले अन्य कोई पौधा अगर रोपित नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वन क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उद्योगों से बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि वृक्षों से प्राप्त लकड़ी की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के उत्पाद के निर्माण में भी की जाती है, परंतु काटे गए वृक्षों की क्षतिपूर्ति हेतु उपयुक्त मात्रा में वृक्षारोपण करने के प्रयास करने चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है लास्ट में कि ठीक है, वनों पर निर्भरता सही है, लेकिन अगर हम वनों पर निर्भर हैं तो हमें, अगर हम कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो हमें भी इसके बदले में उन्हें लाभ पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अगर हमें आवश्यकता है एक वृक्ष की, तो हम इसके बदले में 10 वृक्षों को ना काटें। ठीक, या फिर वृक्षों को काटने पर उसकी जगह पे एक नया वृक्ष जरूर लगाएं। संपोषित प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित और नियमित करने वाला वह प्रक्रम या तंत्र या विधि जो पर्यावरण को प्रभावित या असंतुलित किए बिना संसाधनों की अगली पीढ़ियों हेतु सतत उपलब्धता सुनिश्चित करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन कहलाता है। यानी कि वृक्षों का उपयोग इस तरीके से करना चाहिए ताकि वो अगली पीढ़ी हेतु भी उपलब्ध रहे। यानी कि जितनी आवश्यकता है केवल उतने ही वृक्षों की कटाई करने, या फिर जितने वृक्षों को काटा जा रहा है उसके स्थान पर उतने ही नए वृक्षों का रोपण भी होना चाहिए। संपोषित प्रबंधन में ही है ये कि संसाधनों का इस तरह उपयोग करना चाहिए कि वर्तमान समय में विकास कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो तथा भविष्य में भी उपलब्धता बनी रहे। ठीक है, केवल स्वलाभ या स्वार्थ के लिए ही संसाधनों के अत्यधिक दोहन करने से आर्थिक तथा सामाजिक विकास तेजी से तो होगा, परंतु पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय में विकास के कार्यों में भी इन संसाधनों की आवश्यकता है, तो विकास के कार्यों में आवश्यकता होने के बावजूद भी इस तरीके से इसका उपयोग करने पर जोर देना चाहिए कि ज़्यादा इनका दोहन ना हो पाए। ठीक है, अगर वृक्षों की कटाई ज़्यादा हो रही हो तो उसके स्थान पर नए वृक्षों का भी रोपण करते रहना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं करने से पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाएगा।
अब नेक्स्ट हेडिंग है संपोषित विकास की अवधारणा। विकास की इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्राकृतिक तंत्र तथा उसकी उत्पादकताओं को लंबे समय तक पर्यावरण को कोई हानि पहुंचाए बिना ही बनाए रखना है। संपोषित विकास की अवधारणा का मूल आधार वर्तमान में इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग तथा इनका संरक्षण करना है। कुल मिला के इसका आशय यही है कि उपयोग करिए लेकिन एक हिसाब से, ताकि इन संसाधनों का ज़्यादा दोहन ना हो सके। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। तो यह आंदोलन दिसंबर 1970, ठीक है, 1970 या 72 में टिहरी गढ़वाल के रेनी गांव में महिलाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस गांव की महिलाओं ने वृक्षों को काटने आए ठेकेदार को रोकने के लिए पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया, जिससे कि ठेकेदार को विवश होकर अपना काम बंद करना पड़ा और इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, रेनी गांव में कोई निर्माण कार्य हो रहा था, तो जिस ठेकेदार को दिया गया था उस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी, उस ठेकेदार ने पेड़ों को काटने के लिए वो ठेकेदार जब पेड़ों काटने के लिए रेनी गांव पहुंचा, तो उस समय केवल महिलाएं ही थीं गांव में। तो उन महिलाओं ने उन वृक्षों को काटने से मना कर दिया और फिर भी जब वो ठेकेदार और उसके मजदूर नहीं माने तो वो महिलाएं चिपक गई पेड़ों से। ठीक है, उसको अपने बाहों में भर लिया और उन वृक्षों को काटने से रोक दिया। ठीक, तो यह आंदोलन जो है बृहद स्तर पर सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि चिपको आंदोलन प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ठीक है, तो धीरे धीरे लोगों ने तथा सरकार ने भी, ठीक है, यहाँ सरकार ने लिखा हुआ, सरकार ने भी यह अनुभव किया कि वनों के विनाश से केवल वन की उपलब्धता ही प्रभावित नहीं होगी, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता एवं जल स्रोत भी प्रभावित होंगे। तो वृक्षों को, तो ये चिपको आंदोलन जो है इस तरह से सफल हुआ और वृक्षों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाया गया और इससे संबंधित कानून भी बनाया गया। ठीक है, तो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था टिहरी गढ़वाल के रेनी गांव से। इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। ये पुरस्कार देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों, समुदायों या संस्थाओं को दिया जाता है जो कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। अमृता देवी बिश्नोई कौन थी, इनसे संबंधित भी एक कहानी है। ये जोधपुर राजस्थान की रहने वाली थी। तो जोधपुर के राजा ने सन 1731 में अपने महल के निर्माण के लिए वृक्षों को काटने का आदेश दे दिया था। ठीक है, और जिन क्षेत्र के वृक्षों को काटना था उसके आसपास कुछ बिश्नोई समाज के लोग रहते थे। तो इसी बिश्नोई समाज के एक परिवार में अमृता देवी नामक एक महिला ने राजा के आदेश का विरोध कर दिया था और वो वृक्ष से चिपककर खड़ी हो गई थी। ठीक है, तो और उनकी देखा देखी अन्य महिलाएं और बच्चे आदि सभी लोग वृक्षों से चिपक के खड़े हो गए। ठीक है,
और वृक्षों की रक्षा करते करते अपने प्राण दे दिए। तो उन्हीं के सम्मान में यह अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस पुरस्कार के बारे में ही केवल जानिए, और इस कहानी को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही सुना दिया इनका नाम आने पर, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, केवल आप अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार के बारे में ही जानिए और इसी को लिखिए। कभी कभी पूछ ले जाता है कि अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या किसको मिल सकता है। तो ये पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों, समुदायों या संस्थाओं को दिया जाता है जो वन्यजीवों की रक्षा के लिए समर्पित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।